भारत में हिजाब को लेकर एक बहुत ही पेचीदा और कह सकते हैं गहरी बहस छिड़ी हुई है। आज हम इसी के अलग अलग पहलुओं को, इसके पीछे के तर्कों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, इस पूरी बहस के बीच में एक बहुत ही दिलचस्प एक तरह का विरोधाभास है। सोचिए, एक तरफ ईरान जैसे देश हैं जहां महिलाएं अनिवार्य हिजाब के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगा रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ भारत में कई लड़कियां इसे पहनने के अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। तो ये सब समझने के लिए हमें चलना होगा भारत के कर्नाटक राज्य में। वहां एक घटना हुई जिसने इस पूरी बहस को, आप कह सकते हैं, एक नेशनल इशू बना दिया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर लेते हैं। ये हिजाब है क्या? तो ये एक खास तरह का कपड़ा है जिससे कुछ मुस्लिम महिलाएं अपना सिर और छाती ढकती हैं। तो हुआ ये कि 2022 की शुरुआत में कर्नाटक की सरकार ने कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगा दिया। अब इस फैसले के जवाब में कुछ हिंदू छात्र भगवा स्कार्फ पहनकर कॉलेज आने लगे। इससे हुआ क्या, माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया, और नतीजा ये निकला कि हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों को अपने ही कॉलेज के गेट पर रोक दिया गया, उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि सरकार ने और जो लोग इस बैन को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने ऐसा फैसला लिया ही क्यों? इसके पीछे क्या तर्क थे? चलिए समझते हैं। देखिए, जो लोग इस बैन के पक्ष में थे, उनका सबसे बड़ा तर्क था यूनिफॉर्मिटी का, यानी स्कूलों में एकरूपता। उनका कहना था कि स्कूल जैसी जगहों पर जो सेक्युलर स्पेस हैं, वहां धर्म का ऐसा खुला प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स एक जैसे दिखने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, राज्य ने पहले भी सती प्रथा जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए धार्मिक मामलों में दखल दिया है, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इन सारे तर्कों के बीच में एक बहुत ही, कह सकते हैं, फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट है, और वो ये है कि हिजाब असल में महिलाओं के शरीर पर पितृसत्ता यानी पैट्रियार्की के कंट्रोल का एक सिंबल है। हम ये तर्क आता कहां से है? सोच ये है कि लड़कियों को रूढ़िवादी परिवारों में बचपन से ही इसे पहनने के लिए तैयार किया जाता है, एक तरह की कंडीशनिंग होती है, और इस वजह से उनका इसे पहनने का फैसला शायद पूरी तरह से आजाद फैसला नहीं है, और इसीलिए राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो ऐसे कल्चरल दबावों में सुधार लाए। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जो लोग इस बैन के खिलाफ थे, उनका क्या कहना था, उनके क्या तर्क थे? तो देखिए, विरोधियों का सबसे पहला और सबसे मजबूत तर्क था इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का, यानी मेरा शरीर मेरे नियम, कि भाई क्या पहनना है ये तो एक महिला का अपना फैसला होना चाहिए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर सिख पगड़ी पहन सकते हैं, हिंदू तिलक लगा सकते हैं, तो फिर सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? और हाँ, कई लोगों का यह भी मानना था कि ये सब चुनाव से ठीक पहले वोटों को पोलराइज करने की एक पॉलिटिकल चाल थी। और इस बैन का एक बहुत ही चिंताजनक पहलू है जो सीधे सीधे मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई से जुड़ा है। एक अंदाजा है कि इस बैन की वजह से 50% से भी ज्यादा मुस्लिम लड़कियां कॉलेज छोड़ सकती हैं। सोचिए, 50%। डर यह है कि बहुत से रूढ़िवादी परिवार अपनी बेटियों को हिजाब के बिना कॉलेज भेजने से बेहतर उनकी पढ़ाई छुड़वाना समझेंगे, और ये एक पूरी पीढ़ी के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब यहां एक और बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। इस पूरी बहस ने फेमिनिस्ट सोच के अंदर ही, नारीवादी आंदोलन के भीतर ही एक गहरी दरार डाल दी। एक तरफ है निवेदिता मेनन जैसी जानी मानी भारतीय फेमिनिस्ट्स। उनका मानना है कि इस बैन का विरोध करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई का सवाल नहीं है, बल्कि भारत के सेक्युलर फैब्रिक को बचाने का भी सवाल है। और भारत के कई बड़े लेफ्टिस्ट फेमिनिस्ट ग्रुप्स भी यही मानते हैं। उनके लिए ये महिलाओं के अधिकार का मुद्दा है ही नहीं, वो इसे हिंदू वर्चस्ववादियों की तरफ से मुसलमानों पर हमला करने का एक बहाना मानते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और बहुत जरूरी नजरिया है जिसे हम इस्लामिक फेमिनिज्म या इस्लामी नारीवाद कहते हैं, और यहीं पे फेमिनिस्ट सोच का वो आंतरिक संघर्ष खुलकर सामने आता है। आप देखिए, जहां भारत की ज्यादातर फेमिनिस्ट्स इस बैन के खिलाफ हैं, इसे चॉइस, ऑटोनॉमी और शिक्षा के अधिकार का मुद्दा मानती हैं, वहीं दुनिया भर में कई इस्लामिक फेमिनिस्ट्स हैं जो हिजाब या पर्दे को गुलामी का प्रतीक मानती हैं, और उन्होंने तो स्कूलों जैसी सेक्युलर जगहों पर ऐसे बैन का समर्थन भी किया है। इसका एक अच्छा उदाहरण यूरोप में मिलता है। वहां की कई बड़ी फेमिनिस्ट आवाजें ये तर्क देती हैं कि पर्दा असल में पेट्रियार्की के कंट्रोल का एक पॉलिटिकल सिंबल है, और पब्लिक स्कूलों जैसी जगहों पर इसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो सवाल ये है कि ये जो इतनी तीखी बहस है, ये आज भारत में फेमिनिज्म के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनके बारे में हमें क्या बताती है? देखिए, ये हिजाब का मुद्दा कोई अलग थलग चीज नहीं है।
ये फेमिनिस्ट आंदोलन के लिए कम से कम 4 बहुत बड़ी चुनौतियों से जाके जुड़ता है। एक है हमारी गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्ता, दूसरा है ग्लोबलाइजेशन, तीसरा है हिंदुत्व का उदय और चौथा है आंदोलन पर उच्च जाति का दबदबा। इसे थोड़ा और समझते हैं। ग्लोबलाइजेशन के दौर में बड़ी बड़ी कंपनियां एम्पावरमेंट का मतलब ही बदल देती हैं। उन्हें लगता है कि प्रोडक्ट खरीदना ही सशक्तिकरण है। हिंदुत्व एक पारंपरिक घरेलू आदर्श भारतीय महिला की छवि को बढ़ावा देता है और फेमिनिस्ट आंदोलन का नेतृत्व अक्सर उच्च जाति की महिलाओं के हाथ में रहा है, जिनके अनुभव दलित महिलाओं के संघर्ष से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन इन सब के नीचे, इन सब के मूल में एक ही चीज है, पैट्रियार्की, पितृसत्ता की वो विचारधारा जो इतनी गहरी है कि वो चॉइस या पसंद के पूरे कॉन्सेप्ट को ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। और यहीं आके ये पूरी बात हमें एक बहुत मुश्किल सवाल पर छोड़ जाती है, जो इस पूरी बहस की जड़ है। सवाल यह है कि जब किसी की व्यक्तिगत पसंद एक ऐसे प्रतीक का बचाव कर रही हो जिसे बहुत से लोग पितृसत्ता का प्रतीक मानते हैं, तो फिर एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण का असली रास्ता क्या है?